एपिसोड स्टार्ट होता है और मिशेल की मां रोते हुए बोल रही होती है, वो इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? मैंने उसे 10 महीने बाद जन्म दिया था। उन्हें रोता देखकर यान सोचती है, वो सब तो साफ तौर पर सिर्फ मेरे थे, जब तक मिशेल झाओ नहीं आई थी। फिर वो अपने मां के पास जाकर बोलती है, मां, आपने पहले वादा किया था कि आप मैडम झांग को वापस कॉल करेंगी। मिशेल की मां बोलती है, उसने मिशेल को पहले ही इतना तंग किया है तो मैं उसे यहां रहने नहीं दे सकती। उसके लिए सिफारिश करना बंद करो। यह सुनकर यान हैरान हो जाती है और वो भी रोते हुए बोलती है, शायद मेरे लिए यही बेहतर होगा कि मैं इस घर को छोड़ दूं। मुझे लगता है कि मिशेल के घर न लौटने की वजह मैं ही हूं। मिशेल की मां बोलती है, ऐसी बकवास करना बंद करो। ये सब सुनकर मैक्स मन में ही बोलता है, ऐसे समय पर ऐसी बातें करना भले ही दयालुता लगे, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। उसके बाद हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं, जहां शेरनेर सोच रही होती है। स्कूल के रिकॉर्ड साफ दिखाते हैं कि यान और मिशेल दोनों का जन्मदिन 14 अक्टूबर को है, लेकिन क्यों? फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां शेरनेर ऑनर्सिनली से बोल रही होती है, क्या तुमको यकीन है कि तुम गलत नहीं हो? ऑनर्सिनली, क्या मिशेल का जन्मदिन 14 अक्टूबर को नहीं है? वही दिन जो यान का भी है। लेकिन ये तो मिशेल ने खुद कहा था और उसके क्लासमेट हैंजवांग ने यह सुन लिया और मुझे बताया। ये याद कर शेरनेर सोचती है, क्या उनमें से कोई नाजायज संतान हो सकता है? मुझे लग रहा है कि मामला जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा है। तभी एक लड़की आकर बोलती है, हाय, अंदर आओ। शेरनेर अंदर जाती है तो सामने मिशेल की मां नौकरों से बोल रही होती है, मिशेल के कमरे में कुछ मत छूना, सब कुछ धूल रोधी चादरों से ढक दो, वो एक दिन घर लौटेगी। ये देखकर शेरनेर मन में ही बोलती है, ये क्या हो रहा है? क्या मिशेल के घर छोड़ने से ये सब सच में इतने टूट गए हैं? यान शेरनेर को देखकर चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हें यहां किसने आने दिया? बाहर निकलो। नौकर बोलती है, मिस्सी, यान चाहती हैं कि तुम अभी चली जाओ। शेरनेर वहां से जाते हुए बोलती है, मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। फिर वो मन में ही बोलती है, झाओ परिवार पहले यान के इर्द गिर्द ही घूमता था, लेकिन आज आंटी बहुत परेशान लग रही थीं क्योंकि मिशेल घर छोड़कर चली गई है। और ऊपर से जेम्स आज स्कूल में मिशेल को ढूंढने आए थे, यान को नहीं। क्या इसका मतलब यह है कि झाओ परिवार को पता चल गया कि यान उनकी जैविक संतान नहीं है? क्या वो नाजायज बेटी हो सकती है? मुझे यान या मिशेल से कुछ जानकारी निकालने का कोई तरीका ढूंढना ही होगा। उसके बाद हम सिटी का रेलवे स्टेशन पर देखते हैं, जहां मिशेल अपने फोन में देखकर विक्टर से बोलती है, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे कुछ बुजुर्गों को एयरपोर्ट से लेने जाना है। फिर वो मन में ही बोलती है, डोंग परिवार की फ्लाइट रात 10 बजे लैंड करेगी, यानी अब से 1 घंटे बाद, मतलब मैं अभी भी पहुंच सकती हूं। विक्टर का दोस्त बोलता है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, फिर हेलिन और जैकी को घर ले जाऊंगा। मिशेल बोलती है, लेकिन एयरपोर्ट तक का रास्ता लंबा है और तुम सब थके हुए भी हो, मैं अकेले चली जाऊंगी। विक्टर उसे कार में बैठाते हुए बोलता है, इसमें ठीक होने जैसा कुछ नहीं है। क्या तुम चाहती हो कि कोई अवैध टैक्सी तुम्हें अगवा कर ले और किसी खाई में फेंक दे या बेच दे? पीछे से जैकी बोलता है, फिलहाल तुम्हें अपने लिए दुआ करनी शुरू कर देनी चाहिए। अगर बूढ़ा तुम्हें मार न डाले तो वो चमत्कार होगा। ये सुनकर मिशेल बोलती है, तो अब तुम्हारा क्या होगा? विक्टर बोलता है, मैं तो किसी के मुंह लेने आने का इंतजार करूंगा। तुम लोगों के साथ इस छोटी सी कार में ठूंस कर बैठना मेरे बस की बात नहीं। क्या हुआ? ये मत कहना कि तुम मेरी फिक्र कर रहे हो। मिशेल बोलती है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। ये सुनने के बाद विक्टर का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। विक्टर शर्माते हुए बोलता है, मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मिशेल बोलती है, तुमने चोरी छिपे प्राइवेट जेट उड़ाया और क्लास छोड़ दी, क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हें डांटेंगे नहीं? विक्टर बोलता है, मैं इकलौता बच्चा हूं तो मैं ठीक रहूंगा। और विक्टर मिशेल का सर सहलाते हुए बोलता है, तुम्हें अब निकल जाना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी। मिशेल बोलती है, ठीक है, फिर अपना ध्यान रखना। ये बोलकर मिशेल वहां से चली जाती है और मिशेल के जाते ही विक्टर के सामने एक कार आ जाती है। कार में से वो आदमी बोलता है, यंग मास्टर, मास्टर चाहते हैं कि आप तुरंत पुराने हवेली की ओर आए। उसके बाद हम फू परिवार की पुरानी हवेली देखते हैं, जहां बूढ़ा आदमी विक्टर को मारते हुए बोल रहा होता है, तुम चोरी छिपे प्राइवेट जेट चला रहे हो और मेरी कॉल्स को नजरअंदाज करने की हिम्मत कैसे हुई? कहां भाग रहे हो तुम, बदमाश? विक्टर भागते हुए बोलता है, बचाओ, वो मुझे मारने वाला है। और विक्टर एक पत्थर पर चढ़कर बोलता है, मुझे वो पसंद है, अगर तुमने उसे छूने की भी कोशिश की तो मैं बिल्डिंग से कूद जाऊंगा। नहीं, मैं फू परिवार की बिल्डिंग से कूद जाऊंगा ताकि उनकी कंपनी के शेयर गिर जाए। अगर मैं मर गया
तो फू परिवार का उत्तराधिकारी कोई नहीं होगा। उसके दादाजी गुस्से में बोलते हैं, अगर तुम्हारा बड़ा भाई नहीं मरा होता तो क्या तुम्हारी बारी आती? तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिता और बड़े भाई की मौत हुई। ये सुनकर विक्टर उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता। फिर वो नीचे आते हुए बोलता है, मेरा भाई अब नहीं रहा, अब सिर्फ मैं ही बचा हूं। आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। तभी वहां पर चीफ वकील आकर उन्हें एक पेपर देते हैं। विक्टर के दादाजी उस पेपर को फेंकते हुए बोलते हैं, मैं वैसे भी अब तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगा, लेकिन इस्तेमाल हो जाने के बाद भी मदद की पेशकश करना मूर्खता होगी। विक्टर उन पेपर को उठाते हुए सोचता है, शायद वो फिर से मिशेल और मेरे बीच गलत फहमी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। विक्टर उस पेपर को फिर से उन्हें वापस देते हुए बोलता है, ये मुझ पर असर नहीं करेगा, मैं सिर्फ वही मानता हूं जो मैं खुद देखता हूं। ये सुनकर विक्टर के दादाजी चिल्लाते हुए बोलते हैं, दफा हो जाओ, अपने घर लौट जाओ और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। विक्टर वहां से जाने लगता है। उसे जाते देखकर चीफ वकील मन में ही बोलते हैं, पहले वो एक विनम्र और सभ्य बच्चा था, लेकिन उस घटना के बाद से। उसके बाद हम विक्टर का घर देखते हैं, जहां विक्टर की मां विक्टर को देखकर उसे बोलती है, तो तुम्हें वापस आना भी आता है? सुना है तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया था, तुम तो कमाल हो। लेकिन विक्टर उन्हें नजरअंदाज करके आगे जाने लगता है। लेकिन तभी उसकी मां एक कप चलाकर मारती है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाता है। विक्टर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे पुलिस स्टेशन से मिस्टर जांग लेकर आए थे और जो प्राइवेट जेट मैंने इस्तेमाल किया वो मेरे नाम पर है, तो इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? यहां पर हमें इनके बारे में बताया जाता है। कैरोल्यू विक्टर फू की मां विक्टर पर चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हें अब भी प्यार करने की हिम्मत है? क्या तुम भूल गए कि तुमने उनके साथ क्या किया था? तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिता और बड़े भाई की मौत हुई और तुम फिर भी इतने खुश कैसे रह सकते हो? ये सब सुनकर विक्टर उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता। विक्टर की मां बोलती है, खुश हो तुम ही अकेले क्यों बचे? बताओ, सिर्फ तुम ही क्यों जिंदा बचे? तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिता और बड़े भाई दोनों मर गए। तुम्हें बचाने के लिए उनकी जान देना क्या वाकई सही था? विक्टर ये सुनकर गुस्सा होकर वहां से जाने लगता है। पीछे से विक्टर की मां बोल रही होती है, मैंने तो बस कुछ बातें ही कहीं और तुम सहन नहीं कर पा रहे। तुम्हारे बड़े भाई और पिता दोनों अब नहीं रहे। क्या तुमने कभी सोचा कि वो जमीन के नीचे ठंडे पड़े हैं? विक्टर ऊपर अपने कमरे में आकर लेट जाता है। उसके बाद हम विक्टर के बड़े भाई और विक्टर के पिता को देखते हैं। विक्टर के पिता विक्टर से बोल रहे होते हैं, विक जाओ और मदद ढूंढो। विक्टर वहां से जाने लगता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे कुत्ते पड़ जाते हैं। उसके बाद हम विक्टर को देखते हैं, जो सोते हुए बोल रहा होता है, मेरी गलती थी, अब बहुत देर हो चुकी है। तभी वो हफ्ते हुए अचानक से अपनी आंखें खोलता है और वो जाकर अपना दवा खाने लगता है। तभी बाहर से विक्टर की मां बोलती है, सिर्फ तुम ही क्यों जिंदा बचे? जब तुम्हारे पिता ने मदद के लिए कॉल करने को कहा था, तब तुम इतनी देर से क्यों पहुंचे? माफ करना विक, माफ करना, लेकिन मुझे बहुत दर्द हो रहा है। यह सुनकर विक्टर मन में ही बोलता है, हाँ, अगर उस समय उन कुत्तों की वजह से मैंने लंबा रास्ता न लिया होता तो क्या हुआ? अगर मेरी टांग काट दी गई, क्या अब सब कुछ अलग होता? लेकिन कम से कम मेरे साथ लिटिल मास्क है। अगर उसे भी ये सब पता चल गए तो क्या वो भी मुझे मेरी माँ और दादा की तरह दोष देगी? क्या वो इसके बाद भी कहेगी, मैं तुम्हारी चिंता करती हूँ? नहीं, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मैं उससे मिलना चाहता हूँ ताकि जवाब जान सकूं। उसके बाद हम मिशेल के हॉस्टल के बाहर देखते हैं, जहां विक्टर बैठकर सोच रहा होता है, मैं बस तब तक इंतजार करूंगा जब तक वो जाग ना जाए। जो मेरे भाई और पिता के साथ हुआ, उसकी वजह से कोई मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन जब तक लिटिल मास्क मुझे पसंद करती है, तब तक मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। कुछ समय बाद मिशेल विक्टर को बाहर खड़ा देख लेती है। फिर वो बाहर जाकर बोलती है, विक, तुम इतनी सुबह यहां क्या कर रहे हो? क्या तुमने रात में सोया नहीं? विक्टर शर्माते हुए बोलता है, क्या तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं तो बस यहां से गुजर रहा था क्योंकि आज जल्दी उठ गया था। ठीक है, ये लो। मिशेल विक्टर से वो सामान लेते हुए बोलती है, तुम इतनी सुबह सिर्फ मुझे नाश्ता देने के लिए आए हो? विक्टर बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा सिर्फ से? मेरे ड्राइवर ने बहुत ज्यादा खाना खरीद लिया, तो इसे साइमन और बाकी लोगों के साथ क्लासरूम में बांट दो। मिशेल बोलती है, तो फिर तुमने सीधे क्लासरूम में ही क्यों नहीं दे दिया? विक्टर बोलता है, क्या मैं अपना वो स्कार्फ लेने नहीं आ सकता जो मैंने कल तुम्हारे बैग में रखा था? वो महंगा है। मिशेल बोलती है, ओह हाँ सही है, मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, और मुझे तो लगा कि तुम खास तौर पर मुझे नाश्ता देने आए हो। उसके बाद हम क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहां विक्टर मिशेल से बोलता है, तुम 100 स्कूल्स लीग ट्रेनिंग कैंप में कब जा रही हो? मिशेल बताती है, हाँ, ये 23 अक्टूबर से शुरू होता है
और 10 दिन चलेगा। विक्टर बोलता है, तो क्या तुम्हें अपना जन्मदिन ट्रेनिंग कैंप में ही बिताना पड़ेगा? ये सुनकर मिशेल मन में ही बोलती है, क्या उसने अचानक मेरी बातें याद कर ली? फिर वो हंसते हुए बोलती है, हम उस बारे में समय आने पर बात करेंगे। तुम सबको मेरे साथ मेरी दादी के घर चलना ही सबसे अच्छा तोहफा था। विक्टर बोलता है, ठीक है, फिर उस बारे में बात करते हैं। ये बोलकर विक्टर मन में ही बोलता है, उसके जन्मदिन पर मैं ट्रेनिंग कैंप जाऊंगा और उसे एक अच्छा सरप्राइज दूंगा। तभी वो बाहर लियो को देख लेता है। उसे घूरते हुए विक्टर बोलता है, ये तो ऐसा क्यों लग रहा है कि वो शेन नाम वाला लड़का आजकल हमेशा यहीं आ रहा है। मिशेल विक्टर का हाथ पकड़कर बोलती है, अरे तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? विक्टर बोलता है, पहाड़ पर एक कुत्ते के पीछे दौड़ते हुए मैं गिर गया था। मिशेल बोलती है, लेकिन मुझे याद नहीं कि कल ट्रेन में कुछ ऐसा देखी थी। विक्टर अपने हाथ को छुपाते हुए बोलता है, तुम्हें ट्रेन में चक्कर आ रहे थे, शायद इसलिए तुम्हें याद नहीं है। मिशेल दवा निकालकर उसे लगने लगती है। कुछ समय बाद मिशेल उसके कपड़ों को उतारते हुए सोचती है, ऐसा लग रहा है कि इस चोट के पीछे कुछ और है जो वो छुपा रहा है। विक्टर अपने आप को बचाते हुए बोलता है, तुम इतनी सुबह क्या करने की सोच रहे हो? फिर वो मन में ही बोलता है, जैसा कि मैं लिटिल मास्क से उम्मीद करता हूं, शुरुआत से ही इतनी बेबाक। मिशेल बोलती है, रहने दो, अगर तुम्हें और कहीं चोट लगी है तो खुद ही पट्टी कर लो। और मिशेल मन में ही बोलती है, वो हमेशा ऐसा क्यों बर्ताव करता है जैसे कि मैं उसको खाने वाली हूं। तभी वहां पर विक्टर का दोस्त आता है। उसे देखकर विक्टर बोलता है, तुम वहां क्या कर रहे हो? विक्टर का दोस्त बोलता है, बिल्कुल सही समय पर आए। ये देखो विक, मुझे अभी पता चला कि तुम्हें कुत्तों से डर लगता है, तो मैंने तुम्हारे लिए एक पप्पी लाया ताकि तुम उनसे घुल मिल सको। शायद इस तरह तुम अब उनसे डरना बंद कर दो। विक्टर कुत्ते को देखकर डर से कांपने लगता है। तभी वहां पर मिशेल आकर बोलती है, मजाक बंद करो साइमन, जल्दी से उस कुत्ते को सिक्योरिटी गार्ड को दे दो, नहीं तो मिस्टर लू। विक्टर का दोस्त विक्टर से चिल्लाते हुए बोलता है, विक्टर! और जब मिशेल देखती है तो विक्टर वहां से चला गया होता है। मिशेल वहां से जाते हुए बोलती है, अभी के लिए पप्पी को हटा लो, मैं उसे ढूंढने जा रही हूं। मिशेल पूरे स्कूल में विक्टर को ढूंढने के बाद थक कर बोलती है, ऐसे ढूंढने से कुछ नहीं होगा। ओह हाँ, शायद मैं छत पर जाकर चारों तरफ देख लूं तो उसे जल्दी ढूंढ सकूंगी। और वो जब छत पर जाती है तो उसके सामने विक्टर सोया होता है। विक्टर को देखकर मिशेल मन में ही बोलती है, आखिरकार मिल गए तुम। मिशेल विक्टर के पास बैठकर बोलती है, क्या तुम क्लास में नहीं जा रहे? विक्टर बोलता है, क्लासरूम में बहुत शोर था तो मैं यहां आराम करने आ गया। लेकिन तुम्हारा क्या, तुम क्लास क्यों छोड़ रही हो? यह सुनकर मिशेल सोचती है, ये तो अच्छा सवाल है, क्या मैंने सच में उसके लिए क्लास छोड़ी? लेकिन ये गमले में उग रहे छोटे पौधों के लिए नहीं। हाँ, उस दिन जब वो मेरे साथ मेरी दादी के घर गया, वो मेरा सबसे प्यारा दोस्त बन गया है, इसलिए मैं उसकी चिंता किए बिना रह नहीं सकती। तभी विक्टर बोलता है, कहीं और जाकर बैठो, अब तो मेरे लेटने की जगह भी नहीं बची। मिशेल बोलती है, बिल्कुल नहीं। ये सुनकर विक्टर मन में ही बोलता है, ऐसा लगता है कि जब भी अंधेरा मुझे घेरता है तो वो उसे चीरकर अंदर चली आती है, चाहे कुछ भी हो। जिंदगी कड़वी है लेकिन लिटिल मास्क के साथ थोड़ी मीठी लगती है। और वो मिशेल से बोलता है, चलो वापस चलते हैं। ये बोलकर वो मन में ही सोचता है, अगर हम जल्दी क्लास में वापस नहीं गए तो लिटिल मास्क को टीचर से डांट पड़ेगी। ये सुनकर मिशेल सोचती है, क्या उसने खुद को पहले ही संभाल लिया। उसके बाद हम स्कूल के बाद का सीन देखते हैं, जहां मिशेल बोल रही होती है, आज रात मेरी डोंग परिवार के बुजुर्गों के साथ डिनर की योजना है, तो मैं अब निकलती हूं। उसके जाने बाद विक्टर का दोस्त बोलता है, सॉरी विक, मुझे पता नहीं था। विक्टर बोलता है, बस करो, अब उस बारे में बात मत करो और यहां फिर कभी कोई कुत्ता मत लाना। वैसे स्कूल की प्रतियोगिता टीम वाला शेन लड़का क्या कर रहा है? लगता है वो हमेशा दरवाजे के ठीक बाहर मंडराता रहता है। विक्टर का दोस्त बोलता है, क्या ये वैसा ही नहीं है जैसा मिशेल ने उस दिन कहा था कि वो बस एक दूसरे को जानते हैं? विक्टर उस पर शक करते हुए बोलता है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? विक्टर का दोस्त बात को बदलते हुए बोलता है, ओह विक, क्या मिशेल ने जो दवा वाली वाइन दी थी उसमें से एक बोतल गायब है? विक्टर बोलता है, ओह हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, मैं उसे वॉशरूम में छोड़कर आया हूं, बाद में मैं तुम्हें देख लूंगा। पीछे से विक्टर बोलता है, अरे मेरा इंतजार करो। जब वो दोनों वॉशरूम में आते हैं तो अंदर से आवाज आती है। मिशेल की बनाई मिठाई सच में बहुत स्वादिष्ट थी। फिर भी जब वो गॉड लियो के पीछे थी तब सब कुछ बेहतर था, तब तो मुझे रोज मिठाई मिलती थी। दूसरा लड़का बोलता है, लेकिन अब जब उसका उससे झगड़ा चल रहा है तो हमें वो मिठाई नहीं मिलेंगी। 100 स्कूल्स लीग प्रतियोगिता आने वाली है और वो हमारे साथ ट्रेनिंग करेगी। सोचता हूं क्या वो गॉड लियो से सुलह कर पाएगी? तो वो विक्टर फू को इस्तेमाल कर रही है,
लियोनार्ड को जलाने के लिए। वो 2 साल से उसका पीछा कर रही है और अब वो मानने ही वाला है। ऐसा तो नहीं कि वो बीच में ही हार मान लेगी, है ना? ये सुनकर विक्टर गुस्से में बोलता है, ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? विक्टर का दोस्त बोलता है, वो लोग बस अफवाहें फैला रहे हैं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। विक्टर उसका हाथ हटाते हुए बोलता है, ये तो पक्का है, लिटिल मास्क ऐसा इंसान नहीं है। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? हिम्मत है तो फिर से कहो। विक्टर को देखकर सारे लड़के वहां से भागने लगते हैं। विक्टर उन पर चिल्लाते हुए बोलता है, वहीं रुक जाओ। शेन का पीछा मौत तक करने से तुम्हारा मतलब क्या है? और क्या वो सुलह कर सकते हैं? इसे तुम्हारा मतलब क्या है? विक्टर का दोस्त उसे रोकते हुए बोलता है, छोड़ो विक, अब शांत हो जाओ। मिशेल बोलता है, ये कहना कि लिटिल मास्क मुझे शेन को जलाने के लिए इस्तेमाल कर रही है, ये तो बिल्कुल बेतुका है। ये सुनकर विक्टर का दोस्त उसे कोई भी जवाब नहीं देता, जिसे विक्टर उससे गुस्से में बोलता है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आखिर मुझसे क्या छुपा रहे हो? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। कुछ समय बाद विक्टर का दोस्त बोलता है, ये सच है, उसने लियोनार्ड शेन का पीछा किया था। लियोनार्ड शेन, वो हैंडसम दिखने वाला सालाना गोल्ड मेडलिस्ट जो किसी की आंखों में नहीं देखता। ये सुनकर विक्टर बोलता है, लेकिन उसने कहा था कि वो बस आम दोस्त हैं। विक्टर का दोस्त बोलता है, लड़कियां शर्मीली होती हैं, और वैसे भी उस समय तुम हमेशा उसे दूर भगाते रहते थे। जब हम उससे ठीक से परिचित भी नहीं थे तो वो हमें ये सब क्यों बताती? विक्टर उदास होकर बोलता है, क्या लियोनार्ड शेन वो हैंडसम दिखने वाला सालाना गोल्ड मेडलिस्ट? तो फिर मैं क्या? मैं उसके लिए क्या हूं? और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है। मैं इसका एपिसोड 5 जल्दी ही लाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अगला एपिसोड में।